नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के कोर्स के अकॉर्डिंग ईवीएस के जो है हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। इससे पहले हमने भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता 3, 4, 5 जो आपका क्लासेस थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। यदि नहीं देखे हो साइड में एक बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे आवाज जो आपका ये टॉपिक दे रखा है इस पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन। ये जो टॉपिक आपका दे रखा है अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो आपके सीटेट में आते हैं, पर कोर्स में दे रखा है इसलिए हम इस टॉपिक को ना पढ़कर इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही डायरेक्ट जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस टॉपिक से कितने जो है वो प्रीवियस ईयर पर में जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कुत्ता मछली जो है उसके संदर्भ में कि उसका आवास जो है वो है नदी, तालाब, झील या फिर समुद्र। तो सीटेट में भी आए अधिकतर क्वेश्चन है तो सीटेट वाले ही आगे आपको देखने को मिलेंगे। यूपी टेट में शायद एक दो बार क्वेश्चन आया है, वो भी हम जो है वो देखेंगे। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन समुद्र जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कुत्ता मछली जो है ये समुद्र में रहने वाला जो है वो जीव है। बाकी आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं ये जो है वो कट जाएंगे। उभयचर जो है आपको पता होना चाहिए, जैसे सांप है, मेढक है, मगरमच्छ है, ये सब उभयचर प्राणी में आते हैं क्योंकि जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ये कुत्ता मछली जो है ये आपका समुद्र जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की जो दीवारें हैं और फर्श हैं उनको लीपा जाता है। तो ये रीजन पूछा गया है कि उन्हें क्यों लीपा जाता है। पहला कह रहा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर करने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए या फिर खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट का है। देखिए सीटेट जून 2011 में आया था। जो टोटल आपके प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन है वो टोटल 9 है, और बाकी बचे जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे इन्हीं टॉपिक से। यूपी टेट पर बेस्ड, सी टेट पर बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर देखना जरूरी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। आंसर की बात करते हैं तो कीड़ों को दूर करने के लिए आपका जो है वो सही होगा। तो आपको मैंने बताया भी है, जब सीटेट के बारे में जो अगर आपने नहीं देखे हो एनसीईआरटी ईवीएस का कोर्स सीटेट का मैंने कराया है, लगभग 4 या 5 क्लासेस हैं, उनको देख लेंगे तो उसके बाहर से ईवीएस पोर्शन नहीं आएगा। तो जो आपका राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी की बात करें तो घरों को कीड़ों से दूर रखने के लिए, और ये भी रीजन है कि आकर्षक भी दिखता है, पर मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है, कीड़ों को दूर रखने के लिए। अगला प्रश्न यह है कि अब एक मछली को पहले से उबाले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में जो है वो डाला जाता है। यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए जब। जब एक मछली को पहले से उबाले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से जो है वो भरा एक एक्वेरियम है उसमें डाला जाता है तो वो मर जाती है। इसका रीजन पूछा गया है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर जो एक्वेरियम का पानी है वो मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है या फिर खनिज रहित है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑक्सीजन रहित है जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम एक आपने देखा भी होगा कि एक्वेरियम में क्या होता है, एक ऑक्सीजन का जो होता है वो अलग से लगाया जाता है। मेरे घर में भी है तो वो अलग से लगाया जाता है, उससे ऑक्सीजन मिलती रहती है। अब देखते होंगे बहुत बार रास्ते में जाते हैं तो एक कांच का कटोरा टाइप का होता है, उसमें जो है वो नीचे पत्थर पड़े रहते हैं और उसमें वो मछलियां बेचते हैं। तो वो आप कभी लेके जाएंगे तो मछलियां 1 से 2 दिन 3 दिन उतना तक टाइम तक जो है वो रहेंगी, उसके बाद मर जाएंगी। उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन रहित है, तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है इनमें से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पहला कह रहा है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा कह रहा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तीसरा पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, लकड़ी के फर्श। अब आप ये सोच रहे होंगे पढ़ तो हम यूपी टेट रहे हैं, क्वेश्चन तो ये सब सीटेट वाले हैं। तो वही चीज मैंने कहा है ना कि इस
चैप्टर की जो सारी चीजें हैं वो आपकी एक्चुअल में सीटेट के कोर्स में है, इसीलिए हम डायरेक्ट टॉपिक को ना पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और टॉपिक में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो आंसर की बात करते हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे कि बी वाला सही होगा, पहला, दूसरा, चौथा। तीसरा वाला यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। पूछ रहा है लेह और लद्दाख के मकानों के संदर्भ में, तो लद्दाख आपका एक ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है। घर की जो छतें होती हैं वो पेड़ के तनों से बनी ढालू होती हैं, और ये जो घर होते हैं इनमें निचली जो मंजिल होते हैं उन पर कोई खिड़की नहीं होती है, और इन घरों में फर्श जो है वो लकड़ी के होते हैं। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा जो है यहाँ पर सही है। अगला पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है कि जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है कि मैं गांव से जो है वो आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये गांव जो है वो होना कहाँ चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, इन चार ऑप्शन में से आप कहेंगे ये सभी विशेषताएं असम की हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। असम के घरों की विशेषता है कि यहाँ पर बारिश जो है इतनी होती है कि जमीन से लगभग 10 से 12 फुट बांस या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बांस के खंभे इतने मजबूत होते हैं कि बाढ़ यहाँ पर आने पर भी घरों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये सभी विशेषताएं असम की हो जाए। छठा प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। अब एस्किमो के संदर्भ में चार ऑप्शन हैं कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, या फिर बर्फ की जो दीवारें हैं उनके बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, या फिर बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही जो है वो उपलब्ध है। तो बताइए कौन सा जो है वो इन चार ऑप्शन में से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बर्फ की जो दीवारें होती हैं ना उनके बीच मौजूद हवा जो होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, इसलिए अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं एस्किमो। तो ये आपका रीजन हो जाएगा। एस्किमो जो है ये क्या है, ये एक जनजाति है। इनके जो घर होते हैं ना उनको इग्लू कहते हैं, और ये बर्फीली जो इलाके हैं जैसे कि साइबेरिया उसमें निवास करते हैं। और ये जो बर्फ होते हैं, ये जो घर बनाए जाते हैं बर्फ के, ये बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं ना उनको जोड़ कर बनाए जाते हैं। गुंबदाकार टाइप से होते हैं, इस टाइप से समथिंग में। और इनका जो प्रवेश द्वार होता है बहुत छोटा सा होता है। कभी आप देखे ही होंगे कि प्राथमिक विद्यालय की जो किताबें होती हैं उनमें बना रहता है। और रीज़न क्या होता है, ठंडी हवाएं घर में प्रवेश ना कर सकें। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा क्या करती है, अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मकान होते हैं उनके ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कह रहा है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा कह रहा है अंदर से भी लकड़ी, मकान जो होते हैं वो लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा कह रहा है मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। तो मकानों की जो छत होती हैं वो ढालू भी होती हैं। आपको बताना है, और ये भी लिखा है कि यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव किस राज्य में होनी चाहिए। अभी एक क्वेश्चन हमने देखा था ना, सेम ऐसे ही लगभग लगभग थी, ऊंचाई भी ऐसे ही बात की गई थी। तो बस वहां पर भी यही आपको 3 से 3.5 मीटर दे रखा था, और वहां पर क्या था, फुट में भी दे रखा था, मीटर में भी। तो बात किसकी हो रही थी, असम की हो रही थी। तो आपका असम यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। बस ये जितनी विशेषताएं दे रखी ना बस इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो बस इतनी किसी एक लाइन से आप देखेंगे, यूपी टेट में लंबे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता हो डायरेक्ट आपका किसी एक पर्टिकुलर लाइन से जो है वो पूछ लिया जाए। आठवां प्रश्न कह रहा है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का आपको मिलान करना है। जैसे कि मनाली, राजस्थान, असोम या फिर लद्दाख, और उसके सामने जो है वो उसकी विशेषताओं के संदर्भ में भी लिखा हुआ है। तो मनाली जो है वहां पर पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतें वाली घर होती हैं। तो आपका ऑप्शन किससे मैच हो जाएगा, बिल्कुल आपका सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। मनाली जो है वो सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान जो है वो मिट्टी के घर, जहाँ पर जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से छाई होती है, ताकि जो गर्मी होती है वहाँ की ना थोड़ा सा उसको
सहनीय बनाया जा सके। तो आपका राजस्थान किससे मैच हो जाएगा? मिट्टी के घर, और जिनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की होती हैं। फिर बात करते हैं आपका असम की। असम किससे मैच होगा? तो अभी हमने बताया था, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, तो आपका ये जो है वो पहले वाले से मैच कर जाएगा। और लद्दाख आपका बचा, दो ऑप्शन है, एक हाउस बोट है, एक पत्थर के बने घर वाले से है, तो आपका लद्दाख समझ में आ जाएगा आपको, पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, तो बस इससे मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका ए वाला सेकंड वाले से मैच होगा, फिर आपका बी वाला फोर्थ वाले से मैच होगा। देखिए इसमें सेकंड फोर्थ किसमें? सी और डी दोनों में है, और सी वाला जो है उसमें भी पहला है, तो बस सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 4 1 5 यही आपको जो है वो दे भी रखा है, तो बस ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा प्रीवियस ईयर का लास्ट प्रश्न, जो कि यूपी टेट का है। मैंने क्या कहा, यूपी टेट में जब भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आया था कब? यहाँ पर सन 2020 लिखा हुआ है, 2020 में ही सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। पूछा क्या क्या था कि जो पूर्वा है वो किस अधिवास में जो है वो शामिल है? रेखीय, नगरीय, अपखंडित या फिर ग्रामीण? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन अपखंडित यहाँ पर सही होगा। अधिवास भी कह सकते हैं ऑप्शन में, अगर आपको अधिवास देखने को मिले। अधिवास या अपखंडित जो है वो कहते हैं किसको? पूर्वा को। अपखंडित अधिवास दोनों मिलाकर भी कह सकते हैं। मुख्यतः देखने को कहाँ मिलती है? तो बंगाल के डेल्टा प्रदेश है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो तटीय मैदान है उसमें। और इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं ना, वो कई छोटी इकाइयों में भी जो है वो आप कह सकते हैं बटे होते हैं, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम हमारे जो कि प्रीवियस ईयर में बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे और नए प्रश्न होंगे, और टोटल ये प्रश्न जो है हमारे 17 होंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही, एक लाइक तो आपका बनता ही है। प्रश्न आपका है कि मरुस्थलों में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? पानी में डूबे रहते हैं, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु, अगर आप थोड़ा बहुत मूवी वगैरह हॉलीवुड देखते होंगे तो उसमें देखते भी होंगे कि कहीं मरुस्थल का, या आप डिस्कवरी भी देखते होंगे, मरुस्थल का कोई सीन दिखाते हैं, तो बेसिकली वहां पर क्या देखेंगे कि जो रेत होती है ना उसके नीचे केचुए या केकड़े टाइप के, तो वो सब उसी के नीचे रहते हैं, यानी कि भूमि के नीचे रहते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। जंतु जंतु जो है वो दिन के अधिक ताप से बचने के लिए। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारे आस पड़ोस के तालाब जो होते हैं उसमें स्थित पौधों की जो संरचना होती है वो, उनकी जड़ें नहीं होती हैं, उनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है, इनकी पत्तियां चौड़ी और छोटी होती हैं, इनके तने ठोस और पतले होते हैं। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कि हमारे आस पड़ोस के जो तालाब है उसमें स्थित पौधों की संरचना जो है वो इन चारों ऑप्शन में से कैसी होती है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि इनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तो ये विशेषताएं हो जाएंगी। साथ ही साथ ये जो इनके पौधे होते हैं, इनके हल्के होने के कारण ये पानी पर तैर भी सकते हैं। तो इसलिए आप उस चीज को जोड़ सकते हैं किससे? तालाबों से। तालाबों में आप कभी देखेंगे जैसे जलकुंभी होती है, जलकुंभी तैरती हुई आपको दिख जाती है, तो वो भी एक उदाहरण के तौर पर आप याद रख सकते हैं। बी वाला यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका तीसरा। देखिए उभयचर के बारे में पूछा गया। मैंने कहा था कि उभयचर से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न क्या है आपका? इनमें से कौन उभयचर है? ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं उन्हें कहते हैं हम उभयचर। अब इनमें से बताइए, हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा और व्हेल मछली में से। तो आप क्या कहेंगे इन चार ऑप्शन में से? मगरमच्छ आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ को आप देखते भी होंगे, पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी आप देखेंगे भूमि पर घूमते हुए, जैसे नॉर्मली आप जू वगैरह में देखते हैं। तो आपका मगरमच्छ यहाँ पर सही हो जाएगा। मगरमच्छ के अलावा आपका मेढक भी है जो कि उभयचर में आता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थायी घरों के संदर्भ में कथन जो है वो सही नहीं है? पहला कह रहा है अस्थायी आधार पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित किए जाते हैं,
और पूछ क्या रहा है स्थायी घरों के बारे में, बताया क्या जा रहा है अस्थायी आधार, और पूछ भी रहा है कि नहीं बताना है, तो बस पहला ही आपका गलत है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी स्थायी घरों की विशेषता बहुत अधिक मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, सीमेंट, ईंट और लोहे के प्रयोग से बने होते हैं, तो ये सभी सही है, ये वाला यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, इनमें से आप किसे मानव अधिवास जो है वो नहीं मानते हैं? पूर्वा, फार्मस्टेड, नगर, गलियां, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, जो गलियां हैं वो आपके मानव अधिवास के रूप में नहीं आता है, बाकी पूर्वा, फार्मस्टेड, नगर ये सभी जो है वो इसमें आ जाता है। इसके अलावा भी हैं जैसे कि अनुमार्ग बस्ती है, पल्ली है, कुछ इस टाइप से नाम है वो आप याद रख सकते हैं। छठा प्रश्न है कि चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले जो अस्थायी निवास होते हैं, आश्रय है, उनको क्या कहा जाता है? चार नाम है, रेबो कहा जाता है, रेनबो कहा जाता है, या फिर मोगाम्बो कहा जाता है, या फिर सोगैम्बो कहा जाता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से चांगपा जनजाति के बारे में जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो चांगपा जनजाति द्वारा बनाए गए अस्थायी निवासों को रेबो कहते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और जो चांगपा जनजाति है वो किससे संबंधित है? तो ये आपकी तिब्बती मूल की एक बंजारा जनजाति के रूप में जानी जाती है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में चांगथांग इलाका जो है उसमें पाई जाती है। सातवां प्रश्न आपका है, कश्मीर में पाई जाने वाली जो नक्काशी होती है रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? शिकारी, डोंगे, रेबो, या फिर इग्लू, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट जो है वो क्या कहलाती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डोंगे जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। कश्मीर में जो पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट होती है उसको कहते हैं। इसके अलावा कश्मीर की जो डल झील है उसमें शिकारा नामक जो है वो बोट भी देखने को मिलती है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि घरों में बच्चे रहते हैं सुरक्षित, असुरक्षित, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बेहद ही बेसिक सा सवाल है, आप जानते हैं सुरक्षित रहते हैं। नवा प्रश्न है, किसी जीव का परिवेश जिसमें वो रहता है वो क्या कहलाता है? आवास कहलाता है, आश्रय कहलाता है, या फिर दोनों कहलाता है? प्रश्न देखिए कितना सरल सा है, पर इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसी जीव का परिवेश जिसमें वो रहता है वो क्या कहलाता है? आवास, या फिर आश्रय, या फिर दोनों? तो आवास तो आपका होता ही है, नॉर्मली हम बोलते हैं, तो आवास तो बिल्कुल सही होगा। आश्रय होगा कि नहीं, तो बिल्कुल आश्रय भी होगा। ए और बी दोनों ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। 10वां प्रश्न आपका सुमेलित करना है, कंपोज, लानोस, पैम्पास और वेल्ड, ये सभी क्या है? ये सभी घास स्थल है, और इससे संबंधित देश भी यहाँ पर सामने दे रखे हैं। आपको सही मिलान करना है, बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो कंपोस्ट जो है वो आपका ब्राजील से संबंधित है, लानोस आपका वेनेजुएला से, पेम्पास आपका अर्जेंटीना से, और आपका वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि चारों ही सामने लिखे हैं। आंसर आपका 1 2 3 4 यहाँ पर जो है वो सही होगा। नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन जो है वो किससे संबंधित है। कंपोज जो है वो ब्राजील, लानोस जो है वेनेजुएला, पेम्पास अर्जेंटीना, और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। अगला देखते हैं प्रश्न जो है वो 11, कि लद्दाख के लोग अपने घरों की जो निचली मंजिल होती है उसका उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, या फिर सभी के लिए? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सभी के लिए जो है वो यहाँ पर सही होगा। जो लद्दाख में बने घर होते हैं ना, उनकी जो निचली मंजिल होती है उसमें खिड़कियाँ नहीं होती। ये लोग क्या करते हैं, ये जो मंजिल होती है इसका यूज़ खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, सभी रूप में यूज़ करते हैं। आपका सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 प्रश्न है कि पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले, वे भूस्खलन से बच सकें, उन्हें ठंड ना लगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला, उन्हें ठंड जो है वो ना लगे, ये आपका जो है वो सही होगा। तो आपका उन्हें ठंड ना लगे ना, ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि होता क्या है, जो 2 तह वाली प्लास्टिक शीट होती है ना, उसके बीच की जो वायु होती है, अगर देखिए एक ये लेयर होगी, एक ये लेयर होगी।
तो इसके बीच की जो वायु होती है, ये क्या करती है? कुचालक का कार्य करती है। तो बाहर से जो भी आपकी ठंड आ रही होती है, वो यहाँ तक नहीं, अंदर नहीं पहुँच पाती है। तो इस प्रकार ठंड से जो है वो बचाती है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका है, ऋतु प्रवास के बारे में कौन-सा जो कथन है वो आपका पूछा गया है यहाँ पर सत्य है। पहला कह रहा है मौसम के अनुकूल स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है। दूसरा, जनजातियों में आज भी ऋतु प्रवास प्रचलित है। तीसरा, इस प्रकार के प्रवास पर्वतीय क्षेत्रों में रखने को मिलते हैं, इस टाइप से। बताना आपको है सही कौन-सा है, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा या फिर सभी? ऋतु प्रवास के संदर्भ में। आंसर की बात करते हैं, तो आपका पहला और तीसरा यहाँ पर जो है वो सही है, यानी कि जनजातियों में आज भी ऋतु प्रवास प्रचलित है, ये आपका गलत है। बाकी मौसम के अनुकूल स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है। इस प्रकार के जो प्रवास होते हैं, इस प्रकार के, वो पर्वतीय क्षेत्रों में रखने को मिलते हैं, ये भी आपका सही है। और जो ऋतु प्रवास है, ये जम्मू कश्मीर की गुज्जर और बकरवाल जो जनजाति है उसके लोग, और हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति जो है उसके लोग ऋतु प्रवास जो है वो करते हैं। ये लोग सर्दियों में जो पर्वतों की जो तलहटी होती है ना, उसमें आ जाते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो पर्वतों के जो ऊँचे स्थान होते हैं, उन पर चले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14। इनमें से कथन दे रखे हैं, उन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। पहला कह रहा है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्षेत्र को नगर कहा जाता है। दूसरा कह रहा है महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है, केवल पहला, केवल दूसरा या फिर दोनों? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। आंसर आपका पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो निवास क्षेत्र हैं, उनको हम कहते हैं नगर, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या जो क्षेत्र वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं महानगर। तो इसीलिए यहाँ पर 10 लाख से अधिक की बात कर दी गई है। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्षेत्र को नगर, और महानगर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर। बस यही दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से बताना है आपको कथनों पर विचार करके कि इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर सटे-सटे और दूर-दूर बसे होते हैं। तो ढाल के अनुसार विभिन्न ऊंचाई तलों पर जो है वो बने होते हैं। कई स्तर जो है उनमें इसका निर्माण होता है। इस प्रकार के आवास परिसर हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज इनके क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उपरोक्त विशेषताएं जो है ये किस प्रकार की ग्रामीण वस्तुओं के प्रतिरूप को निरूपित करती हैं? रेखीय, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप, सीढ़ी-नुमा प्रतिरूप या फिर चौकोर प्रतिरूप? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन-सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सीढ़ी-नुमा प्रतिरूप जो है आपका सही हो जाएगा। ये जो है, जो पर्वतीय ढाल होते हैं ना, उन पर सटे-सटे और दूर थोड़ आप कह सकते हैं थोड़ी दूरी पर जो है वो बसे होते हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न में लिखा भी हुआ था। 16 प्रश्न आपका है, सेकंड लास्ट, क्योंकि मैंने कहा था ना टोटल 17 प्रश्न है। 2 पॉइंट दिए हैं। पहला कह रहा है सवाना शीतोष्णकटिबंधीय घास का एक प्रकार है। दूसरा कह रहा है लानोस उष्णकटिबंधीय घास का एक प्रकार है। तो आपको बताना है इनमें से कथन कौन-सा जो है वो सही है। पहला, केवल दूसरा, या फिर दोनों, या तो दोनों ही गलत है। आंसर की बात करते हैं, तो बी वाला यहाँ पर जो है, यानी केवल और केवल दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है। जो लानोस है घास के मैदान, वो अमेज़न जो नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका क्षेत्र है, उसमें पाए जाते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय घास का एक जो है वो प्रकार है। और उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, उसमें आपका लानोस भी आता है आपका, और आपका सवाना भी आता है, और आपका पंपास भी आता है। तो ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाना शीतोष्णकटिबंधीय है, तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये भी आपका उष्णकटिबंधीय में आता है, पंपास भी आपका आता है। पूछ रहा था कौन-सा कथन सही है, तो आप क्या कहेंगे? केवल दूसरा वाला ही कथन यहाँ पर सही है। और इसके अलावा जो प्रेरी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, पंपास आपका अर्जेंटीना में, इनकी स्थिति आपको पता होना चाहिए। वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, स्टेपी चीन, रूस, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन जो है वो भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो वन हैं बहुत ही घने और लंबे होते हैं।
जमीन वर्षा के कारण प्रायः दलदल बनी रहते हैं। वर्ष में लगा अलग-अलग जो समय है उसमें पत्तियाँ गिराते हैं। वहाँ दिन में सभी अंधेरा सा बना रहता है। तो ये जो विशेषताएँ हैं वो इनमें से किस वन की जो है वो है? 4 ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो वन है, ये कर्क और मकर रेखा जो है उनके मध्य जो क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इन वनों की विशेषता ये होती है कि अपनी जो पत्तियाँ हैं वो नहीं गिराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दक्षिण अमेरिका के जो अमेज़न वन है वो इनके उदाहरण में आप याद रख सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए भी जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और चैनल पर नए हो और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि पादप हार्मोन जो कि फलों को पकाने में सहायता करता है वो इनमें से कौन सा होगा? ए ऑप्शन है साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है ऑक्सिन और डी ऑप्शन है जिब्रेलिन। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।